सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक आला सतह का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफ़गान जारियत को लेकर, और उसमें अहम फैसले किए गए। सबसे अव्वल में फैसला यही था कि जितने भी अफ़गान महाजरीन हैं उनसे किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और फौरी तौर पर उनको मुल्क से निकाला जाएगा, बेदखल किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे, उनके साथ नरमी का बर्ताव करें, लेकिन फौरी तौर पर उनका इनखला यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो इस वक्त अफ़गान जारियत थी और जो अफ़गान हुकूमत की दरख्वास्त पर, अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 आवर्स का एक सीज़ फायर था, वो आज 6 बजे ख़त्म हो रहा था। उसको एक्सटेंड किया गया है। जब तक दोहा में मुज़ाकरात रहेंगे जारी, उस तक ये सीज़ फायर रहेगा। और इस दौरान कोशिश यही है कि मामलात जो हैं वो बातचीत से, मुज़ाकरात से उनका हल निकाला जाए। 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 डिमांड है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन, जो कि पहले भी इनका दोहा एग्रीमेंट था कि किसी भी ममालिक के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और अभी जो हालिया जारियत है वो डेफिनेटली उसकी भी वायलेशन है। बहरहाल वो जो इजलास इंपॉर्टेंट हुआ उसमें वज़ीर पख्तूनख्वा ने शिरकत नहीं की। ये एक अच्छा मैसेज नहीं था, एक अच्छा जेस्टर नहीं था। इस वक्त अफ़गान जारियत को लेकर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान फॉर्मर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफ़गानिस्तान, एम्बेसडर टू ईरान एंड यूएई। अस्सलाम वालेकुम आसिफ दुरानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ दुरानी साहब, हम यहाँ पर ज़रा बात पहले उस जारियत की कर लेते हैं जो कि अफ़गानिस्तान के तरफ से हम गाहे बगाहे और मुस्तकिल बुनियादों पर देख रहे हैं, और जो छोटे मोटे उसके अलावा जो मुस्तकिल एक उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, वो एक अलग मामला है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, और ये नौबत या ये एक्सट्रीम, हमने भरपूर साथ दिया था इस मौजूदा हुकूमत को जब अफ़गानिस्तान की आई, फिर क्या वजूहात बनी कि वो हमारे ही ख़िलाफ़ हुए और अपनी सरजमीन पर भी हमारे ही ख़िलाफ़ होने वाले दहशतगर्दों को पनाह दी गई? देखिए, ये सिलसिला तो तालिबान के आने से पहले से जारी है। टीटीपी हमले करती रही है। तालिबान के आने के बाद इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। इनके नंबर ऑफ अटैक्स वो बढ़ गए थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये जो टीटीपी के लोग जो अफगानिस्तान भाग के गए थे, स्पेशली APS स्कूल के मसैकर के बाद, तो वो अफगानी गवर्नमेंट के टाइम में वहाँ जेलों में भी थे, लेकिन उनको तालिबान ने आके रहा करवा लिया। तो अब आपके सामने है सूरत हाल। अब तालिबान जो हैं वो इस वक्त डिनाइल मोड में हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है और हमारी ज़मीन जो है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये एक तरह से उनको जो है वो ये उनकी एम्बैरसमेंट शो करता है, और ये शो करता है कि वो अभी भी जो है जो इक़्तिदार में तो हैं, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। जी सर, दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका कोई स्टेटस या कोई प्रोग्रेस क्या आपके इल्म में है? आप हमसे मेरे इल्म में नहीं, आपके इल्म में नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो अब सिचुएशन है, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जी जो असल वारिस हैं, ये जो असल हुकूमत करना है, शायद रजीम चेंज के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आप अनकरीब देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हो मुमकिन? नहीं, मैंने ऐसे कोई शवाहिद नहीं देखे, लेकिन जब आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। वहाँ पे पिछले 46 साल से जिस तरह की जो क्योटिक कंडीशंस हैं और जितना जो है खून खराबा हुआ है, तो उसमें ये है कि मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं सब एक। फिर ये तालिबान ख़ुद भी आ गए। अब वो दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ वॉरलॉर्ड। तो वो उससे तो ये उम्मीद ज़्यादा नहीं होती कि अफ़गानिस्तान जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अगरचे अभी इस वक्त तो तालिबान जो है वो ओवरवेलमिंगली अफ़गानिस्तान पे उनका कब्ज़ा है, और उनको फ़िलहाल कोई इमीडिएट जो है चैलेंज नहीं। जी सर, पहले भी हमने देखा था जो अफ़गान तालिबान से पहली वाली हुकूमत, उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस था इंडिया के साथ,
और बड़े प्रॉक्सी भी बने हुए थे, और एक दफ़ा फिर यही वाली सूरत हाल पैदा हो गई। तो क्या यही वजह है कि इस वक्त जो जारियत अफगानिस्तान की जानिब से हो रही है उसमें पीछे इंडिया खड़ा हुआ है? देखिए, इंडिया तो फ्रॉम डे वन, आज की बात नहीं है, जब 78 साल पहले से वो अफगानिस्तान को यूज़ करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। चाहे वो पश्तूनिस्तान की बोगी हो तो वो उनको फाइनेंस करते रहे हैं। उसके बाद जब सोवियत ट्रूप्स आ गए तो उस वक्त वो कम्युनिस्टों के साथ थे। फिर जब मुजाहिदीन आए तो वो ज़रा पीछे हट गए, लेकिन फिर बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने उनको भी जो है वो अपने उस यानी एक तरह से अपना साथी बना लिया। फिर जब तालिबान आ जाते हैं तो फिर एक गैप आ जाता है, पिछले तालिबान 1.0 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 9/11 के बाद से इंडिया को खुल खेलने का मौका मिला था, जिसमें साबिका नॉर्दर्न अलायंस थे वो इंडिया उनकी मुकम्मल हमायत करता था रिसोर्सेज के साथ, फाइनेंसेस के साथ, तो वो चलता रहा। लेकिन जब हमारे यहाँ TTP 2007 में बना है तो उस वक्त इंडिया अफगान इंटेलिजेंस NDS के साथ मिलकर उन्होंने ये TTP वालों को थ्रू अफगान प्रॉक्सीज उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की, और साथ ही में BLA जो है और दूसरे बलोच डिसिडेंट ग्रुप्स हैं उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। TTP के कॉन्टेक्स्ट में ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शायद उन TTP वालों को ये ना पता हो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो अफगानों से हासिल करते हैं ये पैसे। लेकिन BLA के कॉन्टेक्स्ट में तो BLA खुद एडमिट करता है कि वो इंडिया से जो है फाइनेंसेस ले रहा है। तो इसलिए इंडिया के जो है वो अफगानिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे यूज़ करता है, क्योंकि इंडिया डायरेक्ट फ्रंट पे नहीं आता। अगर हमारे जो सरहद के एरिया हैं वहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि इसका उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को जो है यूज़ करता है, जो पाकिस्तान से जो लोग हैं जैसे TTP वाले हैं, BLA वाले हैं, उनको इस्तेमाल करता है और उनको वसाइल मुहैया करता है। तो इसमें इंडिया का रोल जो है वो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो आज एक अहम तरीन इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें फिर यही फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में जो अफ़गान हैं, अफ़गान जो किसी ज़माने यहाँ पर है, उनके फ़ौरी इनक़लाब का भी प्रोसेस चल भी रहा है और उसको पाए तकमील तक पहुँचाना है। जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको तो फ़ौरी तौर पर से वही रहेंगे जो वीज़े के तहत है। इसमें कोई डेडलाइन अभी तक सामने नहीं आई, और आप ये समझते हैं कि इज़ दिस द सलूशन? मेरे ख्याल में ये हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है, और अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे आप लोगों को और बदजन कर देंगे। और इसके भी जो डिपोर्टेशन का एक तरीका है, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इसमें बुला के उनको भी स्टेक होल्डर बनाइए, ताकि इनकी रिपेट्रिएशन अफगानिस्तान में हो तो वहाँ पे रिहेबिलिटेट हो सके। और फिर ये जो थर्ड जनरेशन का जो अफगान है, उसने तो अफगानिस्तान अगर नहीं देखा, आप उसको वहाँ भेज दोगे तो उसके लिए एक एलियन लैंड हो जाएगा। ये तमाम एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। इसको अगर आप अफगानों को इस तरह करके इसके आपको रिटर्न क्या मिलेगा, मुझे अभी इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर जो इलीगल रह रहे हैं तो क्या उनकी वापसी बनती नहीं है? इलीगल तो देखिए, इलीगल का तो उसके हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं। इलीगल इज़ इलीगल। वो जो इलीगल है वो कहीं पे भी होगा, उसको जो है डिपोर्ट करना लाजिम है। आपको अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो लोग रह रहे थे उसको आपने उनका स्टेटस किस तरह से किया, तो ये है। इसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये समझा जाएगा कि हम ये तालिबान के खुंदक में जो है अब उनको भेज रहे हैं, तो ये मतलब ये मैसेजिंग ठीक नहीं है। अच्छा, और अभी जो रिसेंट जारियत हुई है अफ़गानिस्तान की तरफ से, उसमें हमारे जवानों की शहादत भी हुई है। फ़िलहाल सीज़ फायर आज आखिरी दिन, इस पर आप आगे कोई पेशरफ देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ये सीज़ फायर होल्ड कर रहा है, यानी एट दिस आवर। अगला मुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात किस तरह से हुए हैं और इस मामले में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है कि सीज़ फायर कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा ये कि सीज़ फायर मतलब ये मेरे जो है आई एम अनकम्फर्टेबल विद दिस फीलिंग कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है इस तरह के जो है वो एक्सचेंज हुए हैं, जानी इतलाफ हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। दोनों ब्रदर मुल्क हैं और इसमें हमें
जो है ये कोशिश करनी चाहिए हतुल वर्षा कि हमारी जो लीडरशिप है वो कदम उठाए और इसको पैसिफाई करे और अपना लीडरशिप रोल प्ले करे। सर लेकिन मसला ये है कि जो जैसा कि एक फॉल ऑफ काबुल हुआ था और उसका जो एक एग्रीमेंट हुआ था टीटीपी को लेकर भी, और उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, उसकी खिलाफ वर्जी वायलेशन तो अफगान गवर्नमेंट ने की है। देखिए वो जो दोहा एग्रीमेंट है उसको आप अपने साथ उसको मिक्स ना करें। वो उन्होंने अमेरिकियों ने किया था और उन्होंने अपने एलाइज के लिए ये टर्म यूज़ की थी कि उनके खिलाफ नहीं होगा। अब आप अगर हम उसको खींचना चाहते हैं ठीक है, वो इन एनी केस अफगानिस्तान को ये इंश्योर करना है कि उसकी ज़मीन किसी भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी मुल्क के लिए एग्जैक्टली, तो उसमें पाकिस्तान भी आता है, ऑफ कोर्स आता है। तो उसमें तो हमारे अदरवाइज भी ताल्लुकात हैं, हमारे ताल्लुकात जो तालिबान से वो हर दौर में रहे हैं। ये इसलिए ये हमारे लिए और भी जो है सोर्स ऑफ कंसर्न है कि ये कैसे ख़राब हो गए, वो क्यों उस तरफ को चले गए। तो वो वजूहात तो अब जो है ये हुकूमत को बताना चाहिए कि ये क्यों ऐसे हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच आसिफ दुरानी साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू करें एम्बेसडर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान। उनका कहना यह है कि ये भी बहरहाल हुकूमत इस बारे में एतमाद में ले कि आज जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर हैं और किस तरह से इस नहज पर पहुँचे हैं। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान हमेशा ही इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ हुआ है और आज भी वही सूरत हाल है, इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ हो रहा है और अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने दे रहा है दीगर ममालिक में। जिस दोहा एग्रीमेंट की यहाँ पर बात हो रही है उसमें भी ये लिखा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये खुल्लम खुला वायलेशन है उस एग्रीमेंट की। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। जो आज अहम तरीन इजलास हुआ जिसकी हम यहाँ पर बात भी कर रहे थे, उस पर जो वज़ीर आला 9 मुंतखब वज़ीर आला जो अब नए नए बने हैं उन्होंने शिरकत करने से माजरत कर ली। क्या ये एक अच्छा पैगाम गया है, जबकि कल ही वज़ीर आज़म ने ख़ुद उनको टेलीफोन किया था और उनको मुबारकबाद दी थी। तो क्या हमने वफाक को, एक रियासत को बहैसियत एक सूबे के नए वज़ीर आला के तौर पर हम कोई बेहतर पैगाम दे सकें? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस इशू पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ साथ हुज़ैफ़ा रहमान मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PTI KP और फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुज़ैफ़ा रहमान साहब का इजाज़त दे रहमान साहब, तो मैं ज़रा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से ये पूछ लूँ कि आज इतना अहम दिन था और इतनी अहम एक मीटिंग कॉल की गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से, ऐसे में जो नए मुंतखब हुए हैं हमारे CM सुहेल आफरीदी साहब, तो ये कोई अच्छा जेस्टर है, ये कोई अच्छा मैसेज गया है? क्योंकि कोई पर्सनल टी पार्टी तो नहीं थी। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार आपका सूबा, सबसे ज़्यादा मसाइल आपके सूबे में, उसको हल करने के लिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई और ऑलरेडी एक जारी तनाव, ऑलरेडी एक टेंशन, उस पर हाज़िरी ना लगाना, ये कोई अच्छा मैसेज है, अच्छा इक़दाम है? यूसुफ़ज़ई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया जी, मैं पूछ कर बताऊँ या खुद बताऊँ? आप पूछ कर बताएं, क्योंकि आपके अब ये पूछना ही पड़ता है, क्योंकि आपके जो वज़ीर एक सेकेंड 9 मुंतखब वज़ीर आला है, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं पूछ के आऊँगा खान साहब से तो फिर मीटिंग में शरीक होऊंगा। तो सबको पूछना पड़ता है, सबके हालात एक ही है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल यही जवाब दिया था। तो भाई हालात सबके एक जैसे हैं, तो आप भी पूछ के बताएं। देखिए मेरे ख्याल से जब तक आप जो एतमाद साजी है ना, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। ये बहुत मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं। और आप देखें कि अफगानिस्तान का भी ये हाल है कि जब से कोई भी हुकूमत हो, हम ये नहीं कहते हैं कि फलां है, और जो आज हुकूमत है उसके लिए तो हमने शादियाने बजाए थे ना। नहीं, वो मैं बाद में बात करती हूँ ना, वो मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे पहले ये बताएं ना, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। कल वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया है सुहेल आफरीदी साहब को, तो ये वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, ये बेहतर एक अच्छा जेस्टर नहीं था? उसका जवाब अच्छा मिलना चाहिए था। नहीं, देखिए बहुत अच्छा किया उन्होंने मुबारकबाद दी, लेकिन आपको याद होगा कि मैं उससे 2 दिन पहले मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए, और उसकी मेन वजह ये थी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। उसकी मेन वजह ये थी
कि जो तारड़ साहब हैं, उसने जैसे इनकी नामजदगी होती है सुहेल अफरीदी की, तारड़ साहब फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, फिर उसके बाद तिलाल चौधरी आ जाते हैं, फिर उसके बाद तीसरे आ जाते हैं। सर वो सब हो जाता है, वज़ीर आला बन गए ना, इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए? सहूलतकार है ये। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है ना कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है वो और बढ़ जाता है ना। होना तो ये चाहिए थी कि नए बंदे थे, नए आ रहे थे, तो अगर प्राइम मिनिस्टर उसी दिन इनको मुबारकबाद दे देते। ये जो सारे किसी अच्छा चले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन बाद मुबारकबाद दी, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया और इतने अहम इजलास में शिरकत नहीं हुई। मुज़फ्फर रहमान साहब, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। नादिया देखें, अगर आप किसी सर वो ठीक है, जाती सियासत होती रहती है, सियासी पार्टीज के माबैन ये चीजें चलती रहती हैं, बट वंस इट कम्स टू पाकिस्तान एंड स्टेट तो फिर बातें खत्म हो जाती हैं। अच्छा मुझे टाइम दे, मुज़फ्फर रहमान साहब को भी जरा शामिल है गुफ्तगू मुझे आप बोलने तो देना। अभी आप ही बोल रहे थे, मगर 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, मैं आपको अभी और टाइम देती हूँ। न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, अगर वो कहता है कि मुझे अपने लीडर से मुलाकात करने दी जाए ताकि मैं गाइडेंस ले सकूं, तो ये इसमें क्या कबात थी? अगर कोई कबात नहीं, ये आपने बात की ना, अब आप बातें कर रहे हैं कि जी मुबारक, हाँ ठीक है, ये बात है ना, ये बात आप पहले ही कर देते तो चलें। मुज़फ्फर रहमान साहब, अब मामला ये है, वो ट्रस्ट डेफिसिट पहले क्या हुआ छोड़ दे, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्या, और सुहेल अफरीदी साहब ने भी यही ट्वीट किया, अगर वो ट्वीट हम अपने नाज़रीन को दिखा भी सकें। उन्होंने कैटेगोरिकली यही बोला है कि चूँकि मेरी मुलाकात नहीं करने दी और मैंने पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ली, जब मैंने पॉलिसी गाइडलाइन अपने लीडर से नहीं ली तो मैं इजलास में शिरकत कैसे करता और मैं कैसे अपना बयानिया देता या अपनी हुकूमत की पॉलिसी देता? तो दिस इज़ द जस्टिफिकेशन, इज़ इट एक्सेप्टेबल? जी 2-3 बातें हैं, मैं अगर आप मुझे इजाज़त देंगी 2-3 मिनट में मैं मुकम्मल कर लूँगा, तहम्मुल से अगर मुझे सुन लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। एक तो मेरी गुजारिश ये है इंतहाई अदब से कि आज वज़ीर आज़म साहब और हम इकट्ठे थे 2-3 मीटिंग्स में, मैंने उनसे कैटेगोरिकली पूछा कि मैंने कहा टीवी चैनल्स पर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, कि उन्होंने कहा जी मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मिलवा दें, तो आपने कहा पूछ के बताता हूँ। देखें इतनी बड़ी डिसऑनेस्टी होती है, आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठ के जो आप कहते हैं सादिक और अमीन, इससे बड़ी जो है बददियानती क्या हो कि आप झूठ बोल दें। वज़ीर आज़म साहब को इन्होंने कहा कि जी मैंने अपने बानी, अपनी पार्टी के सरबराह जो है उनसे मिलना है और उसके लिए मैंने सेक्रेटरी दाखिला को और होम सेक्रेटरी पंजाब को लिखा है, अब तक मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी गई। तो वज़ीर आज़म ने उस पर कहा कि ठीक है मैं पूछ कर बताता हूँ आपको। और वज़ीर आज़म साहब को मैं भी कोई काम अगर बताऊँ कि जी मैंने आपके स्टाफ को लिखा था, उनने अभी तक नहीं किया, कहेंगे मैं पूछ के ही बताता हूँ जी, कि डॉक्टर तौकीर से पूछूंगा या आज चीमा से या पंजाब हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी से रब्ता करेंगे। आपने बात ट्विस्ट कर दी, आपने कहा कि जी मैंने कहा जी मुझे मिलवा दो, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, यानी मकसद है आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं फील्ड मार्शल से पूछ के बताता हूँ या DGI से पूछ के बताता हूँ, यानी मैं इसको मुकम्मल कर लूँ इतना। यानी आप मकसद है कि आप देखें गिलास जो होता है ना जी, अगर गिलास में आधा पानी हो, आधा खाली भी होता है, आधा भरा भी होता है, भरा हुआ भी होता है, यानी इस हद तक। दूसरी बात है कि पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठ के आप कहें कि चूंकि मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मिलने नहीं दिया गया, ये तो ठीक है, मगर उन्होंने पूछा। एक और बात जी, अगली बात मैं बता, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब हुकूमत को हिदायत भी की और उन्हें ताकीद भी की कि जो आपका ड्यू कोर्स है, जो आप अली अमीन गंडापुर की बारी में अप्लाई किया करते थे, नहीं किया करते थे ना, वहां भी उनकी भी 6 महीने मुलाकात नहीं होती थी सर। जो भी वो कर रहे हैं, उनका जेल मैनुअल है, जो भी उनकी जस्टिफिकेशन होगी, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है पॉसिबल बनाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए होते हैं, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि चूंकि मैंने बानी से हिदायत नहीं ली थी, इसलिए मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अफगान रिफ्यूजीज और अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी जो बननी है या उस पर जो हमने नजरसानी करनी है उसमें शिरकत नहीं कर सका। आप खुद ये बता रहे हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूं इस पोजीशन पे बैठने के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे अपनी पार्टी लीडर से गाइडलाइन लेनी है पॉलिसी पर। लेकिन मुज़फ्फर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उन्होंने पंजाब हुकूमत को ताकीद की, पंजाब हुकूमत को कहा, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनकी नहीं सुनी प्राइम मिनिस्टर की। नहीं देखें, पंजाब हुकूमत तो कह दी अब इनकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस होगी, और जो अगले हफ्ते में मुलाकातों का दिन है उसमें इनकी मुलाकात करा दी जाएगी। कल दिन था मेरा। अब ये कहें कि जी मैं रात को, हाँ वो तो गुजर गया, इन्होंने रात को 8 बजे यानी 6 बजे तो वज़ीर आला हाउस आए हैं, 8 बजे रात को एप्लीकेशन दी और सुबह 8 बजे बंदोबस्त हो जाएगा। देखें जिस VVIP कल्चर, जिस प्रोटोकॉल को ये जो है डिस्करेज करते हैं, उस पर खुद चल रहे हैं कि हमने रात को अगर 12 बजे भी कहा है तो सेक्रेटरी होम पंजाब रात को 1 बजे हमें रिस्पॉन्ड बैक करे और हमारी मुलाकात अरेंज करवा दे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर बैठे हुए होते हैं
आपने बहुत सारे फैसले खुद लेने होते हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसे उनकी मुलाकात नहीं होती तो आप सुबह नहीं चलाएंगे? फिर आप इस पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे ना बैठे। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है 3, 4, 5 करोड़, अगर आप सूबे की आवाम से मैंडेट लेकर यहाँ पर बैठे हैं, 90 से ज्यादा एमपीएस ने आपको वोट दिया है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर बानी से राब्ता नहीं होगा तो सुबह में आग जलती रहे, यानी वो नेहरू बांसुरी बजाता रहे और रोम डूबता रहे। चले बिल्कुल ठीक है। अब जरा शौकत यूसुफजई साहब से थोड़ी नाइंसाफी हुई है, उनको बोलने का टाइम कम मिला है, मैंने ज्यादा इंटरप्ट कर दिया, उनको जवाब ले लूं सर। जी शौकत यूसुफजई साहब। मेरे ख्याल से देखें, ये कमाल की बात है, खुद ही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें जवाब दिया कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो उस बेचारे ने क्या कहा है? सोहेल ने तो यही कहा है ना कि जी वो प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। तो उसने कोई गलत बयानी तो नहीं की? तो इतने बड़े टीवी बात उन्होंने पूरी नहीं बताई, उन्होंने बात पूरी बता देते। अच्छा होता है जी। इतनी इस अंदाज में गुफ्तगू करे तो अल्लाह खैर करे। क्या 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 कल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें कहा जाता है कि इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन ये खुद देखें ना किस तरीके से एक चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में उसने कोई गलत बात तो नहीं की, उसने यही बात की ना, आपने भी यही कहा। अब क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है, ये वो तो इंटरप्रिटेशन हर कोई अपने मतलब के मुताबिक करेगा, इंटरप्रिटेशन हर कोई अपना निकालता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव ने झूठ बोला है। इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे मसला ये है कि हमारा लीडर मौजूद है और हम जो भी गाइडलाइन लेते हैं अपने लीडर से लेते हैं। इनकी बदकिस्मती से इनका कोई लीडर है नहीं, इनको हर जगह से गाइडलाइन लेनी पड़ती है। तो ये फर्क है हम में इनमें। हमारा चूंकि एक ही लीडर है जो जेल में है, हमारा कोई और लीडर है नहीं कि हम किसी और से गाइडलाइन ले लें। शौकत यूसुफजई साहब आपकी बात ठीक है, जरूरी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर 6 महीने मुलाकात नहीं होगी तो सूबे में 6 महीने कोई पॉलिसी नहीं होगी, दहशतगर्दी के पे छोड़ दिया जाएगा। ये बात नहीं है। देखिए पॉलिसी मौजूद है, ये पाक अफगान पॉलिसी है। ये कोई वो नहीं है कि मैंने हलवा बनाना है तो उस हलवा में क्या मिक्स करूं। ये पाक अफगानिस्तान 2 मुल्कों के दरमियान पॉलिसी है। तो क्या ये अपने लीडर से डिस्कस करना कोई गुनाह है? एक ही दिन एक ही घंटे की बात थी ना। ये इसमें वीआईपी कल्चर के कहाँ से ताल्लुक आ गया? देखिए एक सूबा है, अगर आप समझते हैं, इससे पहले भी आपको याद है कि जब मुज़ाकरात शुरू हो गए PMLN और हुकूमत और PTI के दरमियान, तो नाकाम इसीलिए हुए हैं कि इन्होंने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। तो आखिर देखिए इसमें है कि अगर आप मसले का हल निकालना चाहते हैं तो हल तो मौजूद है, लेकिन आप हल निकालना नहीं चाहते। ठीक है, आप आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है, अब जरा नहीं चले, ये आपकी बात है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हल तलब मामलात हैं, खासतौर पे सूबे खैबर पख्तूनख्वा को लेकर। वहाँ पे दहशतगर्दी उरूज पर है। आप कहते हो ऑपरेशन नहीं होगा, इमरान खान साहब कहते हैं वहाँ ऑपरेशन की इजाज़त नहीं होगी। जो वहाँ पे दीगर पार्टीज़ हैं वो कहती है कि ऑपरेशन नागुज़ीर है। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, आज के इजलास में मज़ीद क्या फैसले हुए? एक तो अहम तरीन यही था कि जी जो महाजरीन है उनकी फौरी तौर पे वापसी हो, जो इलीगल है उनकी भी सबकी फौरी तौर पे वापसी हो। दीगर सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई बात हुई है, कोई फैसले हुए? जी मैं गुजारिश कर दूं जी, एक शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ की उन चंद आवाज़ों में से जिनकी मैं बेहद इज्जत करता हूँ, और ये इंतहाई धीमे मिजाज के आदमी हैं और हमेशा दलील पे अपनी बात करते हैं और सियासतदान हैं और कोई पैराशूटर नहीं है, और ना कभी उन्होंने ऐसी कोई बात की है जिससे दिल चाहे कि भी आप भी बदतमीजी से बदतमीजी का जवाब दें। लेकिन शायद आज गुस्से में है मेरी बात। मैंने एक बात की कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के बारे में कोई बात कर रहा है जिससे गलत तासुर जा रहा है, और आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की इज्जत नहीं कर रहे और एक आपस में होने वाली गुफ्तगू को ये बता रहे हैं तरीक़ेकार के कुरान पाक में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो, अगर आप इतनी बात करेंगे आप पे फतवा लग जाएगा। आगे लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो, आप पूरी बात एक्सप्लेन कर देते तो इस तरह का इंप्रेशन ना जाता। पहली बात तो मैंने इसलिए गुजारिश की, छोड़े ना इंप्रेशन, छोड़े दे इंप्रेशन किसने करना है? छोड़े इंप्रेशन को, बात तो वही है ना। उन्होंने पूछ के बताता हूँ, इन्होंने पूछ के बताता हूँ। छोड़े जिसको जो सोचना है सोचता रहे। आप क्यों नहीं? देखिए मेरा काम वजाहत करना तो जरूरी है ना जी इश्यूज पे। और दूसरी बात ये है कि अब आगे बढ़ जाते हैं ना सर। जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी बहन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि आज अगर वजीर आला KP के इस इजलास में आ जाते तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर नहीं है ना बेसिकली। तो आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर पैदा होता, अपने सूबे की मजीद बात करते। और दूसरी बात, जिस बात का तहरीक इंसाफ जगह जगह पर रोना भी रोती है या एहतजाज करती है या गिला करती है कि जी अफगानिस्तान के मामले में बातचीत कर ली जाए और बातचीत को प्रेफरेंस दी जाए,
तो वजीर आजम ने कल स्टेटमेंट दिया कि 48 घंटे हैं, वो हमसे बातचीत करें, इस मसले का हल निकालें। आज केपीके के प्रेशर की वजह से, तहरीक इंसाफ के स्टाफ की वजह से इस मामले को दोबारा मेज पर लेकर आ गए ताकि एक दूसरे को कन्विंस कर सकते। अगर दलील इतनी मजबूत होती सुहेल अफरीदी भाई की, वो अपनी दलील में डीजी ISI, DG MO, आर्मी चीफ वजीर आजम को कहते कि सर दिस इज द फैक्ट्स, आप क्या करने जा रहे हैं। 20-25 शुरका सुनने वाले होते, वो कहते नहीं बात तो सुहेल अफरीदी ठीक कर रहा है, आपने एक मीटिंग खाली छोड़ दी, इसका मतलब आपके पास कहने को कुछ नहीं है। फिर कल ऑपरेशन स्टार्ट होगा, आप कहेंगे हमें बुलाया नहीं गया। ऑपरेशन के हवाले से जो पॉलिसी है, ऑपरेशन के हवाले से जो बानी तहरीक इंसाफ का नुक्ते नजर है अफगानिस्तान के हवाले से, वो सारों को पता है और सुहेल अफरीदी को जरा ज्यादा पता है। तो आप वही मौका अपना आकर उस फोरम पर रखते, क्या पता आपके फोरम से हम भी कन्विंस हो जाते। हम भी सियासी लोग हैं, अफगानिस्तान से हमारे भी बड़े मरासिम रहे, हर पाकिस्तानी के रहे, जाहिर है वो पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक हमारे मेहमान, हमने उनकी मेहमान नवाजी की। तो गुजारिश ये है कि सूबे इस तरह नहीं चलते, अपने इस फोरम पर तगड़े तरीके से बात करते, मुदल्लल बात करते, बाहर आकर मीडिया टॉक करते, बताते कि जी मैंने अपने सूबे का मुकदमा आकर पेश कर दिया है और दिस इज माय स्टांस। ये वो जो बात है ना कि नोबडी कैन बी पनिश अनहर्ड, ये तो वही बारी बात है कि आप एक फोरम पर आते नहीं है और फिर जब आपके मुतालिक राय कायम कर ली जाएगी तो आप कहेंगे मेरे बारे में राय कायम की जा रही है। फैसले तो मुझे बता दें कि ऑपरेशन का बाकायदा फैसला हो गया है कोई? नहीं देखिए जी, दिस इज टू अर्ली कि इसको मैं बताऊं या डिस्क्लोज करूं, लेकिन ये जरूर है कि सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। एक ये चीज साबित की गई है शुरका के सामने कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है, मैं इसको इंटरिम सेटअप अब नहीं कहूंगा, तालिबान रजीम पूरी सपोर्ट कर रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को कि वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करें, उसके सबूत दिखाए हैं। और बॉर्डर के ऊपर जो इन्होंने बॉर्डर की वायलेशन की मगरबी बॉर्डर पर, उसमें जो अफगान की जो रजीम है, अफगान तालिबान रजीम, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन बहुत सारे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द जो है वो जानम हासिल हुए। तो ये सारी बातें बताई हैं। अगर सुहेल अफरीदी साहब आज मौजूद होते तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस होकर उठते कि वाकई इन खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन ही बिल्कुल मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। शौकत यूसुफजई साहब, बात फिर वही है कि आपको भी पता है कि अफगानिस्तान को या जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है उस पर PTI का क्या मौक़िफ़ है, उसका क्या बयानिया है, उसका क्या स्टांस है। ये तो इमरान खान साहब खुद ट्वीट भी करते रहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, फला ना हो, उससे मुज़ाकरत करें, उससे बात करें। तो दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप बैठते और आप अपना बताते कि जी हम क्यों फेवर में नहीं है कि ऑपरेशन हो। देखिए नादिया, मसला वही है ना, जब तक आपका एक दूसरे पे एतमाद नहीं होगा, जब तक आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो बात तो तब सुनेंगे जब आप जाके बैठेंगे, आप अपनी सुनाएंगे, वो आपकी सुनेंगे सर, आप उनकी सुनेंगे। जब आप इस्लामाबाद में बैठ के हमारे CM को कहेंगे कि ये दहशतगर्दों से मिला हुआ है और फिर आप कहेंगे कि जी आके बैठे हमें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मतलब ये कि क्या तरीका है, आप मुझे बताएं जरा, मैं तो इसको नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर कभी ऐसे तो फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि CM बनने से पहले उनको ये कह दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि तिलाल चौधरी जो तारड़ साहब हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको ये नहीं करना चाहिए था क्या कि फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने इल्जामात लगा दे, फिर उसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर लिया। आपका ये ख्याल था कि प्रेशर डाल के इसको हटा के किसी और को ले आएंगे क्योंकि इसका ताल्लुक फाटा से है और फाटा के अवाम उसके पुश पे खड़े हैं। ये आप देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर वफाकी हुकूमत चाहे या और इदारे चाहें तो ये कितना इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फाटा के हवाले से। देखिए दहशतगर्दी भी फाटा में हो रही है ना, फाटा के इलाकों में हो रही है, तो ये सारे लोग जो है आपके साथ खड़े हो सकते हैं अपने अमन के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये जो क्रैक डाउन है, जो PTI के खिलाफ नफरत है, ये खत्म करनी पड़ेगी आपको। देखिए या तो मुल्क आप अजीज हैं तो मुल्क की खातिर आपको बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस सूबे में PTI को मैंडेट मिला है, 4.5 करोड़ आवाम ने PTI को मैंडेट दिया, उस वोट की इज्जत करनी चाहिए। हम यहाँ पे जो जिसको भी हम नामजद करें एज वज़ीर आला, तो उसको इस तरह बेतौकीरी के साथ एक वजीर साहब, देखिए ये जो आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो उस तक की है जब वो CM नहीं बने थे। जब वो CM बन गए तो वजीर आजम ने उनको टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। ये बेतौकीरी नहीं थी, यही इज्जत देने वाली बात थी कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया। अपना मौकफ है ना नादिया, हर एक का अपना मौकफ है ना। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ कि अगर उनको आज मिलने दिया जाता, पहली दफा है, वो यंग है, उनको मिलने दिया जाता, मतलब नहीं मिलने दिया गया तो फिर जारी
इस वक्त जारी कशीदगी अच्छा ठीक है सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा यूसुफ ज़ई साहब, बता देता 1 मिनट सर दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन हुज़ैफा साहब जरा मुझे एक बता दें, ये TLP के मामले पर क्या पाबंदी लगाने का मुकम्मल फैसला हो चुका है और कब तक ये होगा? जी जी, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो भी इसमें सहमत हैं। उन्होंने अपने दौर में एफर्ट की थी, मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कोई इनको क्वेश्चन दिया, बस ज़ाहिर है वो कहते हैं ऑल इज़ वेल इफ एंड्स वेल। सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि मज़हब का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, और कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है इन्हें बैन करने की, और सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। और अब फेडरल में आ जाएगा केस, तो इंशाल्लाह ताला ये बैन भी होंगे, और इस तरीके से किसी को भी, किसी तंजीम को भी, वो तमाम यानी जितने भी पाकिस्तान में फिरके हैं सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन किसी को मजहब को इस्तेमाल कर कर रियासत पे हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल बैन होंगे। यूसुफ ज़ई साहब अग्री करते हैं या उनकी आग में आपने भी कूदना है? जी मैंने कहा आप अग्री करते हैं इस बात से कि TLP पे पाबंदी लग जानी चाहिए? देखिए, ये तो उस वक्त लगनी चाहिए थी जब इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि जी कौन सी तंजीम क्या कर रही है, लेकिन अगर कोई तंजीम एहतजाज करती है और एहतजाज के उस पर इन्होंने PTI को भी दहशतगर्द करार दिया, इंतशारी करार दिया, अब इसको भी इंतशारी और दहशतगर्द करार दिया। आप नहीं करार देते इनको इंतशारी दहशतगर्द? आपने अपने दौरे हुकूमत में भी कोशिश की थी इन पे पाबंदी लगाने की, खान साहब का बयान है ऑन रिकॉर्ड, अगर इजाजत होती तो मैं चला देती। लोगों को दहशतगर्द करार देते जाएंगे, आपने भी दिया था सर, अपने दौरे हुकूमत में खान साहब ने भी दिया था। देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी मजहब के नाम पे, लसानियत के नाम पे ये सियासत में कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, ना मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक एहतजाज हुआ, एहतजाज के बाद इस तरह की पाबंदियां सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो एहतजाज करते हैं, इस बुनियाद पहले क्यों नहीं लगाई? पहले तो नहीं लगाई ना, मतलब क्योंकि पहले कुछ नहीं हुआ तो अब आखिर में भी कुछ नहीं हो, क्योंकि पहले नहीं मारा था तो हमने आखिर में नहीं मारना। और अभी आप कह रहे हैं हम उसको दहशतगर्द करार देंगे। उनकी आइडियोलॉजी क्या है सर? उनकी मुझे उनकी आइडियोलॉजी बता दें क्या है, आपको पता है? आइडियोलॉजी, मैं उनके कोई सपोर्ट नहीं हूँ कि मैं आइडियोलॉजी बताऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको पहले क्यों नहीं कर रहे थे? आप इस तरह की तंजीमें अगर आप समझते हैं कि ये बाहर से फंडिंग पहले नहीं कर रहे थे, अब तो कर रहे हैं, तो अब तो उससे वो नजर आता है ना कि क्या शकूक व शुबात नजर आते हैं ना, या तो फिर कौम के सामने शवाहिद रख दें कि जी ये इनको फंडिंग होती है, ये इनको ये होती है, फंडिंग होती है या नहीं होती है। उन्होंने कब कोई उसूली सियासत की है मुझे बताएं, मुझे उनकी कोई आइडियोलॉजी बता दें, मुझे कोई उनका एजेंडा बता दें, सिवाय दहशतगर्दी की और तशद्दुद पसंदी की और शिद्दत पसंदी की उन्होंने क्या? मेरी बात सुने, फिर उनको इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेने दिया? सवाल तो बनता है, लेकिन हमेशा कि अगर कोई गलत, बिल्कुल आपका सवाल जायज है शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मैं बिल्कुल बिल्कुल सवाल जायज है। देखिए वही वाली बात है कि जो माजी में गलतियां हुई हैं शायद उसको सुधारने का वक्त आ गया है। ऐसे तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं ना जो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करती हैं, तो फिर तो इस तरह नहीं हो सकता है ना कि आप एक को करें दूसरे को छोड़ें, दूसरे को करें तीसरे को। अब हम तो दहशतगर्द नहीं है ना, हम तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम पे भी लेबल लगा हुआ। हम सबसे ज्यादा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में केसेस PTI के चल रहे हैं। क्या वो दहशतगर्द तंजीम? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, सियासी तंजीम है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हुज़ैफा रहमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो इम्पॉर्टेंट ये कि अफगानिस्तान के हवाले से ये तो फैसला फौरी तौर पर हो गया है कि जी अफगान माजरीन को वापस जाना ही जाना है, और दूसरा ये कि TLP पे पाबंदी लगनी है। अच्छा होता कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब जो वज़ीर आला हैं वो इस इजलास में शिरकत करते, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट की, और शौकत यूसुफ ज़ई साहब का भी कहना यह है कि उन्होंने चूँकि पॉलिसी जो एक गाइडलाइन होती है वो उन्होंने नहीं ली थी अपने लीडर से, तो वो शिरकत नहीं कर सके। और एतमाद की फ़िज़ा कायम करना ज़रूरी है, जब वो होगी तो फिर शायद सब अच्छा हो। फिलहाल दीजिए राधे मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।